वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 30 और 31 जो हम ऑलरेडी बेसिकली कवर कर चुके हैं। 30 में वेजरिंग एग्रीमेंट का जिक्र है और 31 में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र है, तो इनके कंपैरिजन पर बात करेंगे। सो डिफरेंस के जो पॉइंट्स हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट के, उसको हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वैलिडिटी का। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड और इलीगल है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट होती है ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, और उसकी बेस पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होता है, एक्ट या एब्सटिनेंस जो भी हो। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो इवेंट होता है वो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होता है, लेकिन वो कोलेट्रल इवेंट होता है। यानी कोलेट्रल से मतलब ये है कि वो इवेंट मेन कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से रिलेट करता है, लेकिन वो खुद मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में जो पार्टीज हैं वो बेसिकली कि एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर एक किस्म का जुआ खेल रही होती हैं, वही उनका मेन फैक्टर ऑफ एग्रीमेंट होता है, और उसी की बेस पर जो है ना उन्होंने अमाउंट विन या लूज करनी होती है। तो इसमें जो इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, पार्टीज का जो रियल इंटरेस्ट होता है वो होता है अक्रंस या नॉन अक्रंस ऑफ इवेंट में। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवाई है तो एक आदमी का इंश्योरेंस क्लेम के अंदर अगर आप देखें तो उसका प्रॉपर्टी का नुकसान भी एक जेन्युइन नुकसान होता है जिसको वो इंश्योर करवा रहा होता है, और उस इंश्योरेंस के थ्रू फिर वो अपने रिस्क को कवर कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें वेजरिंग एग्रीमेंट की, तो वेजरिंग एग्रीमेंट में जो पार्टीज हैं वो मेन इवेंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, उनका असल जो इंटरेस्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट में वो अमाउंट को विन या लूज करने का होता है। फिर जो अनसर्टन इवेंट है वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वो मेयरली कोलेट्रल होता है। जैसे जो आग लगना है वो उस प्रॉपर्टी से कनेक्ट करता है, लेकिन अल्टीमेटली जो क्लेम है वो अमाउंट का है। या जिस तरह से हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल कवर की थी, जिसमें यह था कि अगर आर्किटेक्ट का अप्रूवल मिलेगा तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की पेमेंट की जाएगी। तो आर्किटेक्ट का अप्रूवल जो है वो कनेक्ट करता है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के साथ, लेकिन इटसेल्फ जो पैसे हैं वो आर्किटेक्ट के अप्रूवल हासिल करने के लिए नहीं है, वो पैसे जो हैं वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए हैं। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर जो सोल डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है वो अनसर्टेन इवेंट ही होता है। जैसे एक मैच के ऊपर जुआ लगाया जाता है तो उस मैच का जो आउटकम है कि कौन सी टीम जीती, वही मेन डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है जिसकी बेस पर एग्रीमेंट डिसाइड हो रहा होता है। फिर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का पॉइंट ये है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, यानी दोनों पार्टीज की तरफ से कंसिडरेशन आ रही होती है। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में जो है मे और मे नॉट वाली सिचुएशन है, यानी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बाद का सिंपली जस्ट बैट ये कर दीजिए, एक पार्टी की तरफ से भी बैट हो सकती है कि अगर एक सर्टन टीम मैच जीती है तो वो पेमेंट करेगी, और नहीं जीती तो वो पेमेंट नहीं करेगी। दूसरी पार्टी की तरफ से कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है। तो रेसिप्रोकल प्रोमिस की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2F में गिवन है कि प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से जो है प्रोमिसेस इन्वॉल्व होते हैं, वेजिंग एग्रीमेंट में हो भी सकते हैं और नहीं भी होते। तो मेन तो जो ये डिफरेंस समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट की बेस पे जो चीज़ हो रही है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो वैलिड होगा, वो इन्फोर्सेबल होगा। और अगर वही जो अरेंजमेंट हो रहा है वो एक वेजिंग एग्रीमेंट है तो फिर वो इन्फोर्सेबल नहीं है, वो तो वाइड एंड इलीगल है, और वाइड अब इनिशियो है, यानी फ्रॉम द बिगनिंग ही वो वाइड है। इसलिए ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।